हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। यूपीएससी हिंदी द्वारा यूपी पीसीएस प्री 2023 के लिए चलाई गई इस टेस्ट सीरीज के पार्ट 9 को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका टेस्ट कोड देख लेंगे 2309 है और इसके अंतर्गत जो है हम सामान्य विज्ञान और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का जो पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। यहाँ प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देख लेंगे, इसमें सूची 1 और सूची 2 दी हुई है। इसमें सूची 1 में देख लेते हैं। इसमें है ए त्रिशूल, जो कि एक विमान वाहक पोत है। बी है इसमें दिया हुआ पृथ्वी, ये सतह से सतह पर मारक मिसाइल है। सी है इसमें अग्नि, ये माध्यमिक परास्त बैलिस्टिक मिसाइल है। और डी है नाग, जो कि टैंक रोधी मिसाइल है। तो इसमें हम देख लेंगे कि कौन सा युग्म जो है कि इसमें सही सुमेलित नहीं है। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम त्रिशूल को देखें तो ये सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। यहाँ त्रिशूल को देख लेंगे तो ये सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है, न कि एक विमान वाहक पोत है। अतः युग्म 1 हम देखें तो ये जो है कि सही सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों सुमेलित हैं। पृथ्वी को देखें तो ये सतह से सतह पर मारक मिसाइल है। और सी है अग्नि, ये जो है कि माध्यमिक परास्त बैलिस्टिक मिसाइल है। और डी नाग को देख लेंगे तो ये टैंक रोधी मिसाइल है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ऊष्मा का सर्वाधिक सुचालक है। और इसमें हम ऑप्शन को देख लेंगे कि इसमें से कौन सा ऊष्मा का सर्वाधिक सुचालक है। ए है जल, बी है ईथर, सी है पारा और डी है बेंजीन। तो देख लेंगे इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि पारा। धातुओं को अगर हम देखें तो धातुएं अधिकांशतः जो धातुएं होती हैं, जो मेटल्स होते हैं, वो ठोस होती हैं। धातुओं को देखें तो अधिकांशतः जो है कि वे ठोस होती हैं। लेकिन अगर हम पारा को देखें तो ये एक ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पे, यानी कि कमरे के तापमान पर जो है कि वो द्रव अवस्था में रहती है और इसमें धातु के सभी गुण विद्यमान होते हैं। अतः यह जो है कि ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देख लेंगे तीसरा जो प्रश्न है कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है। और इसमें हम ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन ए है आर्गन एवं आयोडीन वाष्प, बी है नियॉन एवं सोडियम वाष्प, सी है ब्रोमीन एवं मर्क्यूरी वाष्प और डी है ऑर्गन एवं मर्क्यूरी वाष्प। तो देखेंगे ट्यूबलाइट्स जो होती हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि आर्गन एवं मर्क्यूरी वाष्प। देखिए तो ट्यूबलाइट में जो है कांच की एक लंबी ट्यूब होती है जिसके अंदर की दीवारों पर फास्फोर का लेप चढ़ा होता है। और ट्यूब के अंदर जो है अक्रिय गैस जैसे कि आर्गन को जो है पारे यानी कि मर्क्यूरी यानी कि पारा, इसमें जो है कि जो ट्यूब के अंदर जो है कि आर्गन को पारे की वाष्प के साथ इसमें भरा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अन्य अक्रिय गैसों को देख ले तो अक्रिय गैसों में जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब जो है ये सब अक्रिय गैसें हैं। नेक्स्ट हम देख लेंगे अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा शीतल पेय पदार्थों जैसे कोला आदि में पर्याप्त रूप से पाई जाती है। तो इसमें ये प्रश्न कह रहा है कि इसमें से किसकी मात्रा जो है कोल्ड ड्रिंक्स में अधिक मात्रा में पाई जाती है। और ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कैफीन, बी है निकोटीन, सी है टैनिन और डी है रेनिन। और इसमें हम देख लेंगे
ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि कैफीन। देखेंगे कोल्ड ड्रिंक्स जैसे कि कोला आदि में जो है कि कैफीन नामक जो है एल्कोलाइड्स की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। और अगर हम अन्य ऑप्शन में इसमें देख लें तो निकोटीन को देखें तो ये जो है कि तंबाकू के पत्तियों से प्राप्त होता है। ये जो है तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त होता है। टैनिन को हम देखें तो टैनिन जो है ये कच्चे फलों में पाए जाते हैं। टैनिन जो है ये कच्चे फलों में पाए जाते हैं। जबकि रेनिन को देखें तो रेनिन एक एंजाइम होता है जो बच्चों में, शिशुओं में दूध का पाचन जो होता है उनसे संबंधित होता है। तो इसमें हम देख लेंगे इसे, शिशु में दूध के पाचन से संबंधित ये एंजाइम है। तो इस प्रकार इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा कि कोल्ड ड्रिंक्स में पर्याप्त रूप में क्या पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन स्रावित होता है और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ए है छोटी आंत से, बी है बड़ी आंत से, सी है अग्न्याशय से और डी है अमाशय से। इसमें हम देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अग्न्याशय से। देखेंगे इंसुलिन को तो ये जो है कि पैनक्रियाज यानी कि ये जो है पैनक्रियाज यानी अग्न्याशय की एक भाग जो है, जो जिसको जो है कि लैंगरहैंस के द्वीपिका कहते हैं, उसकी बीटा कोशिकाओं के द्वारा जो है कि ये स्रावित होता है। अगर हम इसकी खोज देखें तो इसकी खोज जो है 1921 में हुई थी और यह जो है कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम इंसुलिन की कमी से देखें तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि पौधों द्वारा मृदा से नाइट्रोजन को किस रूप में प्राप्त किया जाता है, और इसमें हम ऑप्शन को देख लेंगे। ऑप्शन ए है नाइट्रेट, बी है अमोनिया, सी है अमोनियम नाइट्रेट और डी है नाइट्राइट। तो पौधों द्वारा जो मृदा से नाइट्रोजन को जिस रूप में प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, नाइट्रेट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे पौधों द्वारा नाइट्रेट को जो है पौधों द्वारा नाइट्रोजन को मिट्टी से नाइट्रेट के रूप में अपनी जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है और नाइट्रेट को अमोनिया में देख लेंगे। नाइट्रेट को जो है उसके बाद अमोनिया में अपचयित किया जाता है, जिसके बाद जो प्रोटोप्लाज्म होता है और में जो है प्रोटीन और एंजाइम्स का निर्माण होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न जो है कि क्रिपलिंग स्केलेटन फ्लोरोसिस रोग किससे संबंधित है, और ऑप्शन इसमें हम देख लेंगे। ए है त्वचा, बी है बाल, सी है अस्थि विकृति और डी है आंख। तो इस रोग को देख लें, क्रिपलिंग स्केलेटन फ्लोरोसिस को, तो ये किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अस्थि विकृति यानी हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा होना, एक तरीके से विकलांगता की स्थिति है। देखेंगे जिस प्रकार जो है कि अधिक फ्लोराइड के उपभोग से डेंटल फ्लोरोसिस यानी कि दांतों की सड़न हो जाती है, उसी प्रकार जो है क्रिम्पलिंग स्केलेटन फ्लोरोसिस भी हो सकता है और यह जो है कि अस्थि विकृति से संबंधित रोग है, यानी इसमें हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और विकलांगता हो जाती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे। अगला जो प्रश्न है कि एलएसडी लंपी स्किन डिजीज जो एलएसडी है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है कि यह पशुओं की एक कवक जनित बीमारी है, बी है इसे पहली बार 1929 में जिम्बाब्वे के दुधारू पशुओं में पाया गया था, सी है एलएसडी के कारण पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में कमी आती है और डी है इस बीमारी में पशु मृत्यु दर कम होती है।
और इसमें कौन-सा ऑप्शन सही नहीं है? इसमें अगर हम इसको देखें तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि ये जो कह रहा है कि यह पशुओं की एक कवक जनित बीमारी है, तो देखेंगे एलएसडी जो है ये पशुओं की एक कवक जनित बीमारी ना होकर के ये जो है कि वायरस से होती है, यानी कि ये विषाणु जनित रोग है। और जिसके संक्रमण से जो है कि पशुओं के शरीर में कई जगह एक तरीके से गांठें बनने लगती हैं और इसका वायरस जो उसमें फैलता है पशुओं में, वो मक्खी, मच्छर या फिर जो पशु होते हैं, पशुओं से पशु के संपर्क और पशु के लार से भी फैल सकता है। तो ये किस-किस प्रकार से फैल सकता है? जैसे कि हम देख सकते हैं पशुओं में ये मक्खी के द्वारा, मच्छर के द्वारा या फिर पशु से पशु संपर्क में या फिर पशु के लार से भी ये जो है फैल सकता है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे, इसमें जो पहला ऑप्शन हो जाएगा ये इसके संदर्भ में सही नहीं होगा। जो एलएसडी लंपी स्किन डिजीज़ है, यह पशुओं की एक कवक जनित बीमारी है, तो देखेंगे ये एक विषाणु जनित बीमारी है। बाकी ऑप्शन, इसे पहली बार वर्ष 1929 में जिम्बाब्वे के दुधारू पशुओं में पाया गया था, ये ऑप्शन सही है। सी कह रहा है कि एलएसडी के कारण पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में कमी आती है, ये भी सही है। और डी कह रहा है कि इस बीमारी में पशु मृत्यु दर कम होती है। ये तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधातु में चमक होती है? तो देख लेंगे, सामान्यतः जो अधातुओं का गुण होता है उसमें जो है कि चमक नहीं होती है। जो चमक जो पाई जाती है वो मेटल्स में पाई जाती है, धातुओं का गुण होता है। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधातु में चमक होती है? और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है आयोडीन, बी है सल्फर, सी है ब्रोमीन और डी है फास्फोरस। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि आयोडीन। देखेंगे जैसा कि कहा कि सामान्यतः जो है कि अधातुओं के विपरीत आयोडीन में चमक पाई जाती है। जो नॉन मेटल्स होते हैं वे तत्व, नॉन मेटल्स कौन से तत्व होते हैं? तो ऐसे तत्व जिनमें धातुओं के विपरीत गुण होते हैं, अर्थात जिनमें चमक नहीं होती है, जिनमें तन्यता का गुण भी नहीं होता है, ये सभी अधातु कहलाते हैं। लेकिन आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसमें कि चमक होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? और इसमें हम ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन ए है लोमोनोसोव, बी है जेएल प्राउस्ट, सी है जॉन डाल्टन और डी है रेक्टर। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम इसमें हम देख लेंगे। ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि लोमोनोसोव। देखेंगे रूस के वैज्ञानिक जो थे एमबी लोमोनोसोव, उन्होंने जो है 1756 यानी 1756 में द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है कि दिया था। और इस नियम के अनुसार हम देखें तो इसमें जो है द्रव्य को अविनाशी माना गया है, यानी कि द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसको समाप्त किया जा सकता है। और रासायनिक अभिक्रिया में देखें तो परिवर्तन के पश्चात भी द्रव का कुल द्रव्यमान जो होता है वो अपरिवर्तित होता है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया, तो ये जो है एमबी लोमोनोसोव के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें से हम पहला कथन देखेंगे। इसमें पहला कथन कह रहा है कि ध्वनि तरंगे यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। और दूसरा है कि ये तरंगे सभी माध्यम यानी कि ठोस, द्रव और गैस में गमन नहीं कर सकती हैं। तो इसमें हम देख लेंगे ध्वनि तरंगों के बारे में उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। और विकल्पों को देखें तो ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों और डी है ना तो एक और ना ही दो। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसमें केवल जो पहला कथन है वो सही है। देख लेंगे कि ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगी होती हैं
और यांत्रिक होने के कारण ही इनके संचरण के लिए जो है कि वो एक किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार ये पहला कथन सही है। दूसरा कह रहा है कि ये तरंगे सभी माध्यम यानी ठोस, द्रव, गैस में गमन नहीं कर सकती हैं। तो देखें तो ये तरंगे जो है कि सभी माध्यम में यानी ठोस में, द्रव में, गैस में, ये तीनों में गमन कर सकती हैं। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें निर्वात में जो है ध्वनि का संचरण क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि कोई माध्यम इसमें उपस्थित नहीं होता है, इस कारण निर्वात में जो है कि इसका संचरण नहीं हो पाता है। बाकी ये जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये सभी माध्यम में गमन कर सकती हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या इसमें 12 है। इसमें हम सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सूची 1 देख लेंगे, सूची 2 इनका मिलान करना है। पहला ये कह रहा है अल्टीमीटर, दूसरा है हाइड्रोमीटर, सी है इसमें ऑडियोमीटर और डी है टैकोमीटर। तो इसको हम मिलान कर लेते हैं, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। अल्टीमीटर को हम देखें तो इसका प्रयोग जो किया जाता है ये ऊंचाई मापने में किया जाता है, तो ए का हो जाएगा 4। हाइड्रोमीटर को देखें तो ये जो है कि जो भी तरल पदार्थ हैं उनका घनत्व मापने के लिए इनका जो है कि प्रयोग किया जाता है, तो बी का हो जाएगा 1। ऑडियोमीटर को देखें तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और चौथा हम टैकोमीटर को देखेंगे तो ये आरपीएम को मापने के लिए किया जाता है। अब हम इसमें ऑप्शन को देख लेंगे तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1। तो इसमें इस प्रकार हम देख सकते हैं सी का 3 और डी का 2। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है, और इसमें हम देखेंगे ऑप्शन। तो ऑप्शन ए है खटमल, बी है घरेलू मक्खी, सी है मक्खी और डी है मच्छर। तो इसमें हम देख लेंगे इसमें से कौन सा जो है कि कीट की कैटेगरी में नहीं आता है। तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि मकड़ी। इसमें मकड़ी को देखें तो मकड़ी जो है कि कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है। मकड़ी जो है क्लास जो है कि एरेक्निडा से संबंधित है और ये जो है कि कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है। अगर हम देखें तो जो है कि कीट वर्ग में जो जंतु आते हैं इनमें 6 पाद पाए जाते हैं। तो जो भी कीट हैं इनमें पैर जो पाए जाते हैं वे 6 पाद यानी 6 पैर पाए जाते हैं। जबकि मकड़ी को देखें तो ये कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है क्योंकि इसमें 8 पाद यानी कि 8 पैर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं अन्य ऑप्शन को, यानी खटमल जो मक्खी होती है घरेलू और डी है मच्छर, ये सभी जो है कि कीट की श्रेणी में आते हैं। लेकिन मकड़ी को देखें तो ये जो है कि कीट की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे डॉब्सन इकाई द्वारा मापा जाता है, और ऑप्शन इसमें हम देख लेंगे। ऑप्शन ए है ओजोन संकेंद्रण, बी है तापीय चालकता, सी है मिट्टी की नमी और डी है ध्वनि की तीव्रता। और इसमें हम देख लेंगे कि डॉब्सन इकाई द्वारा मापा जाता है, इसमें से कौन सा जो है कि ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ओजोन संकेंद्रण। देखिए जो है कि डॉब्सन को तो ये जो है कि ओजोन सांद्रता को मापने के लिए एक उसकी जो है कि सबसे एक सामान्य इकाई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देख लेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित है। तो ये प्रश्न कह रहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें जो पहला कथन है ये कह रहा है कि एआई मशीनों में मानव बुद्धिमत्ता के अनुकरण को संदर्भित करता है। एआई जो है वो मशीनों में मानव बुद्धिमत्ता के अनुकरण को संदर्भित करता है। और ये दूसरा अपना कथन कह रहा है कि एआई रोबोटिक ऑटोमेशन की अवधारणा का पर्याय है। और तीसरा है कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
को जो है कि राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम स्थापित करने का आदेश दिया गया है। और इसमें से कौन-सा कथन सही है बताना है। विकल्पों को देख लेंगे इनसे संबंधित। तो ए है केवल 1, बी है 1 और 2, सी है 1 और 3 और डी है 1, 2 और 3। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी इन कथनों में से जो केवल पहला कथन है, वही जो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में सही है। अब फिर से हम इन कथनों को देख लेते हैं। तो अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखें, तो ये जो है कि मशीनों में मानव बुद्धि के अनुकरण को संदर्भित करता है, जो कि मनुष्यों की तरह सोचने और समझने तथा उसी के तरीके से काम करने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं। और इस शब्द को जो है कि किसी भी मशीन पर लागू किया जा सकता है, जो कि इंसानों की तरह जो भी विचार रखते हों, ऐसी मशीन जो इंसानों की तरह जो है कि विचार से जुड़े लक्षणों जैसे कि सीखने, जैसे कि समझने या आदि से संबंधित होते हैं। तो इस प्रकार हम इसमें देख लेंगे पहला कथन जो है कि सही हो जाएगा। और दूसरा ये जो कथन कह रहा है कि जो एआई होता है, एआई जो है ये रोबोटिक ऑटोमेशन की अवधारणा का पर्याय है। यानी कि ये कह रहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको रोबोटिक ऑटोमेशन भी कहा जा सकता है। तो ये जो कथन हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एआई को देखें तो ये हार्डवेयर से चलने वाले रोबोटिक ऑटोमेशन से जो है वो भिन्न है। अगर हम रोबोटिक ऑटोमेशन को देखें तो ये जो है ऐसे सॉफ्टवेयर से इसका मतलब है जिन्हें बार-बार किए जाने वाले कार्यों के लिए आसानी से प्रोग्राम किया जाता है। यानी ये किसी भी तरीके की बुद्धिमत्ता से संबंधित नहीं है, इनको सेट कर दिया जाता है, इनको प्रोग्राम कर दिया जाता है और जिस तरीके से इनको सेट किया जाता है, उस तरीके से ये अपना काम करते हैं। तो इस प्रकार हम देखें तो ये जो एआई है, ये रोबोटिक अवधारणा की तरह नहीं है, ये उससे अलग है और इसलिए जो ऑप्शन हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगर हम देखें तो रोबोट्स जो है ये प्रीलोडेड प्रोग्रामेबल चिप्स के आधार पर जो है कि अलग-अलग काम करते हैं और उसमें सीखने की भी क्षमता नहीं होती है। जो भी रोबोट होते हैं उसमें किसी भी प्रकार से सीखने की क्षमता नहीं होती है। लेकिन अगर हम एआई देखें, एआई तो ये जो है कि मशीनों की जो मशीनें होती हैं जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित होती हैं, ये जो है कि इंसानों की तरह सोचने, सीखने, समझने और कार्य करने की क्षमता रखती हैं और इसमें जो है कि मशीन जो होती है वो मानव बुद्धि की नकल कर सकने में भी सक्षम होती है। तो इस प्रकार ये पूरी तरीके से रोबोटिक ऑटोमेशन से भिन्न है। और तीसरा ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम स्थापित करने का अधिदेश दिया गया है। तो इसको हम देख लेंगे कि नीति आयोग को जो है राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम स्थापित करने का अधिदेश दिया गया। तो इस प्रकार ये जो 2 और 3 हो जाएगा ये गलत हो जाएगा और इसमें ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेंगे अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है ट्रिनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है? इसमें एक पहला जो कथन है ये कह रहा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन के समान ऋणात्मक विद्युत आवेश वाले उपपरमाणविक कण होते हैं। और दूसरा है पृथ्वी के भूगर्भ में तत्वों का रेडियोधर्मी क्षय न्यूट्रिनो का प्राकृतिक स्रोत है। तीसरा कह रहा है कि मजबूत नाभिकीय बल में इसका योगदान होता है। तो अगर हम तीनों के कथन को देख लेंगे तो इसमें से सही उत्तर चुनना है और इससे संबंधित हम विकल्पों को देख लेते हैं। तो इसमें जो विकल्प ए है 1 और 2, बी है 1 और 3, सी है केवल 2 और डी है 1, 2 और 3। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि इसमें से केवल 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें हम देख लेते हैं। पहला कथन इसमें कह रहा है, पहले कथन को देखेंगे तो पहला कथन कह रहा है कि जो ये जो होते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन के समान ऋणात्मक विद्युत आवेश वाले उपपरमाणविक कण होते हैं। तो न्यूट्रिनो को देखें तो ये उपपरमाणविक कण होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं, लेकिन इन पर जो है कि किसी भी प्रकार का विद्युत का आवेश नहीं होता है और इनका बहुत कम द्रव्यमान होता है जो कि शून्य भी हो सकता है। तो इस प्रकार हम पहला कथन जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। दूसरा ये कह रहा है कि पृथ्वी के भूगर्भ में तत्वों का रेडियोधर्मी क्षय न्यूट्रिनो का प्राकृतिक
स्रोत है। तो देख लेंगे कि पृथ्वी के भीतर जो भी मौलिक तत्व हैं, उनका जो है कि रेडियोधर्मिता है, जो है कि सूर्य में रेडियोधर्मिता, वायुमंडल और अन्य जो भी ब्रह्मांड में अंतर क्रियाएँ होती हैं, उनमें ये सभी जो है न्यूट्रॉनों की प्राकृतिक स्रोत हैं। तो इस प्रकार ये दूसरा कथन जो हो गया वो सही हो गया। तीसरा कह रहा है कि मजबूत नाभिकीय बल में इसका योगदान होता है। तो देखेंगे नाभिकीय बल में जो है इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों का व्यवहार एक समान होता है और दोनों ही जो है कि मजबूत नाभिकीय बल में भाग लेते हैं। अगर हम इन दोनों को देखें, अगर ये इन दोनों को देखें तो जो भी है इसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो जिनका व्यवहार एक समान होता है, ये दोनों ही जो है नाभिकीय बल में भाग नहीं लेते हैं और ये कह रहा है कि मजबूत नाभिकीय बल में इसका योगदान होता है, तो ये भी जो ऑप्शन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा और इसमें जो हम देखेंगे इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसमें केवल जो दूसरा कथन है वो सही है। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और इसमें कह रहा है कि आनुवंशिक रूप से प्रदत्त विशेषता और जीवों के उदाहरण एक तरफ दी गई है, आनुवंशिक रूप से जो प्रदत्त विशेषता है और दूसरी तरफ जीवों के उदाहरण दिए हुए हैं और इसमें से कौन सा सुमेलित है ये बताना है और इसमें हम देख लेंगे शाकनाशी के प्रति सहिष्णुता, सोयाबीन, इसमें हम देखेंगे दूसरा कीट प्रतिरोधकता मक्का, तीसरा है परिवर्तित फैटी एसिड संरचना जो कि राई से संबंधित है और डी है विषाणु प्रतिरोधकता जो कि बेर से संबंधित है। तो इसमें हम अगर देखें तो कृषि के लिए उपयोग किए जाने वाले पौधे जो होते हैं आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों के सबसे अच्छे उदाहरणों में से एक होते हैं और कृषि में जेनेटिक इंजीनियरिंग के कुछ प्रमुख लाभों में जो है अगर हम देखें कि एग्रीकल्चर में जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रमुख लाभ कौन-कौन से हैं, तो उसमें हम कह सकते हैं जैसे कि फसल की पैदावार में वृद्धि, देख लेंगे फसल की पैदावार में वृद्धि, उसी प्रकार हम देख सकते हैं खाद्य या दवा उत्पादन हेतु जो भी लागत आती है उसमें कमी, कीटनाशकों के प्रयोग में कमी, भोजन की गुणवत्ता में सुधार करना, पोषक तत्वों में वृद्धि, ये सभी जो है कि कृषि जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के कुछ प्रमुख लक्षण हैं और इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन से सुमेलित हैं, तो ऑप्शन इसमें हम देख लेंगे ए है केवल 1, 2 और 3, बी है केवल जो है कि 1, 2 और 4, सी है 2, 3 और 4 और डी है 1, 2, 3, 4। तो इसमें हम देख लेंगे ये चारों जो ऑप्शन दिए हुए हैं, वो सही सुमेलित हैं और इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला जो प्रश्न है अगला प्रश्न है कि गुरुत्वीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें पहला कथन कह रहा है कि पहली गुरुत्वाकर्षण तरंग का पता अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1 सदी पहले लगाया था और दूसरा कथन है कि वे तब बनते हैं जब एक सुपरनोवा में किसी तारे में विस्फोट होता है और तीसरा है कि वे प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं और इसमें से कौन सा कथन सही है। विकल्प देख लेंगे ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 2, सी है 2 और 3 और डी है 1, 2 और 3 और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसमें से केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है। एक बार और कथनों को देख लेते हैं तो पहला कथन कह रहा है कि पहली गुरुत्वाकर्षण तरंग का पता जो लगाया गया था वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1 सदी पहले लगाया था। तो देखेंगे पहली गुरुत्वाकर्षण तरंग जो है कि वास्तव में वर्ष 2015 में जो है लीगो के द्वारा खोजी गई थी। तो इस प्रकार ये पहला जो कथन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। दूसरा कथन कह रहा है कि वे तब बनते हैं जब एक सुपरनोवा में किसी तारे में विस्फोट होता है। तो यहाँ हम देख लेंगे गुरुत्वाकर्षण तरंगें जो होती हैं वो अदृश्य तरंगें होती हैं और ये कब-कब बनती हैं तो जब एक सुपरनोवा में किसी तारे में विस्फोट होता है। अतः हम दूसरा कथन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। बाकी अगर हम देखें तो 2 बड़े तारे एक दूसरे की जब परिक्रमा करते हैं तब जो है कि
जो गुरुत्वीय तरंगे होती हैं जो है कि ये तब बनती हैं। तीसरा हम देख लेंगे कि 2 ब्लैक होल एक दूसरे में जब विलीन हो जाते हैं तब ये बनती हैं। और चौथा हम कह सकते हैं कि वे प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं और अपने रास्ते में जो है कि कोई भी चीज़ आती है इसको संपीड़ित करते रहते हैं या फिर खींचते रहते हैं। तो ये भी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि वे प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं। तो इस प्रकार हम देख लेंगे गुरुत्वीय तरंगों के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है, तो 2 और 3 सही है। अगर हम देखें गुरुत्वाकर्षण तरंगे जो होती हैं, ये कब बनती हैं, तो अगर हम फिर से इसके जो है कि 4 इसके पॉइंट देख लेंगे, तो पहला है कि एक सुपरनोवा में किसी तारे में जब विस्फोट होता है तब, यानी कि दूसरा कथन सही है। दूसरा हम देख लेंगे कि 2 बड़े तारे एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं तब। तीसरा हम देखेंगे कि 2 ब्लैक होल एक दूसरे में जब विलीन हो जाते हैं तब। और चौथा ये है कि वे प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं और कोई भी चीज़ इसके रास्ते में आती है तो ये उसको संपीड़ित कर देते हैं। तो ये तीसरा कथन भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से आर्सेनिक के दीर्घकालीन जोखिम के प्रभाव हैं? और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है कैंसर, दूसरा है मधुमेह, सी है त्वचा क्षति और चौथा है हृदय रोग। और प्रश्न कह रहा है कि इसमें सही उत्तर चुनिए। ए हम देख लेंगे, ए है केवल 1 और 3, बी है केवल 3 और 4, सी है 1, 3 और 4 और डी है 1, 2, 3 और 4। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा आर्सेनिक के दीर्घकालिक जोखिम के प्रभाव हैं, यानी लंबे समय के जो है कि परिणाम, इनमें कौन-कौन से परिणाम हो सकते हैं। तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ये चारों जो ऑप्शन हैं वो सही हैं। अगर आर्सेनिक देखें तो ये जो है कि एक गंधहीन और स्वादहीन धातु है जो कि भूपर्पटी में व्यापक रूप से पाई जाती है। और पीने के पानी के साथ-साथ जो है ये जो आर्सेनिक है, ये दूषित भोजन खाने से भी अ, इंसानों में के शरीर में जो है कि पहुँच सकता है। उसी प्रकार हम देखें तो पीने के पानी और भोजन के माध्यम से लंबे समय तक जो है आर्सेनिक के संपर्क में रहने से कैंसर, मधुमेह, त्वचा रोग, हृदय रोग आदि ये सब हो सकता है। और अगर हम देखें तो आर्सेनिक जो है ये डब्ल्यूएचओ के प्रमुख सार्वजनिक चिंता के 10 विषयों में से एक है। और डब्ल्यूएचओ द्वारा सिफारिश भी की गई है कि पीने के पानी में आर्सेनिक की वर्तमान सीमा जो होनी चाहिए, वर्तमान सीमा जो है ये 10 माइक्रो ग्राम प्रति लीटर है। यानी कि डब्ल्यूएचओ ने सिफारिश की है कि पीने के पानी में आर्सेनिक की जो वर्तमान की जो सीमा है वो 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे ये चारों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें जो पहला कथन कह रहा है कि साल्मोनेला अतिसार रोगों के प्रमुख वैश्विक लक्षणों में से एक है। दूसरा कह रहा है कि साल्मोनेला रोगाणुरोधी प्रतिरोधी, यानी कि एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस एएमआर वाले सूक्ष्म जीवों में से एक है। और तीसरा कह रहा है कि साल्मोनेला एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से नहीं फैलता है। और इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देख लेंगे। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि इसमें से केवल 1 और 2 जो कथन हैं वो सही हैं। एक बार कथनों को देख लेते हैं। तो पहला कथन कह रहा है कि साल्मोनेला अतिसार रोगों के प्रमुख वैश्विक कारणों में से एक है। तो ये कथन सही है। अगर हम साल्मोनेला को देखें तो ये जो है कि डायरिया संबंधी बीमारियों के 4 प्रमुख वैश्विक कारणों में से एक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि साल्मोनेला रोगाणुरोधी प्रतिरोध, यानी एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस वाले सूक्ष्म जीवों में से एक है। अगर हम इसको देखें रोगाणुरोधी प्रतिरोध को, तो ये जो है कि वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय है। और साल्मोनेला जो है उन सूक्ष्म जीवों में से एक है जिसमें कुछ जो है कि प्रतिरोधी
सीरोटाइप, यानी कि जो रेसिस्टेंट सीरोटाइप है, ये जो है कि उभर कर आए हैं, जो कि खाद्य श्रृंखला को भी प्रभावित करते हैं। तो ये जो दूसरा कथन भी हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगर हम इसके लक्षण देखें, साल्मोनेलोसिस या फिर इससे संबंधित जो बीमारी देखें साल्मोनेला से, तो ये जो बीमारी हो जाएगी, ये हो जाएगी साल्मोनेलोसिस, बैक्टीरिया साल्मोनेला के कारण होने वाली जो है एक बीमारी है। और आमतौर पे इनके लक्षणों में देखें तो इनके लक्षणों में जो हो जाता है बुखार, पेट दर्द, दस्त, मितली मितलियाना, ये सभी जो है कि इस बीमारी के लक्षण हो जाते हैं। और इसमें एक जो और 2 जो कथन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तीसरा ये कह रहा है कि साल्मोनेला एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से नहीं फैलता है। तो देखेंगे व्यक्ति से व्यक्ति में जो है कि इसका संचरण होता है, यानी कि एक दूसरे से ये फैल सकता है। तो इसी प्रकार ये जो तीसरा कथन हो जाएगा ये गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि अति तरल यानी कि सुपर फ्लूइड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें पहला कह रहा है कि अति तरलता परम शून्य के करीब तापमान पर तरल हीलियम का घर्षण रहित प्रवाह है। और दूसरा कह रहा है कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बबल्स तब बनता है जब एक इलेक्ट्रॉन को हीलियम के अति तरल के रूप में प्रेषित किया जाता है। और इसमें से कौन सा कथन सही है, इससे संबंधित विकल्पों को देखेंगे तो ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, और डी है ना तो 1 और ना ही 2। और इसमें हम देख लेंगे, इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि 1 और 2 इसमें से दोनों कथन जो हो जाएंगे वो सही हो जाएंगे। पहला जो कह रहा है कि अति तरलता परम शून्य के करीब तापमान पर तरल हीलियम का घर्षण रहित प्रवाह है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो दूसरा कथन कह रहा है कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बबल्स तब बनता है जब एक इलेक्ट्रॉन को हीलियम के अति तरल के रूप में प्रेषित किया जाता है। तो देखेंगे हीलियम के सुपर फ्लूइड रूप में जब इलेक्ट्रॉन को प्रेषित किया जाता है तो यह जो है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन बबल्स बनाता है। और ये अगर हम इसको देखें तो ये एक प्रकार की जो होती है, ये एक प्रकार की कैविटी होती है, एक प्रकार की गुहा होती है जो हीलियम परमाणुओं से मुक्त होती है और इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो इस प्रकार ये दूसरा कथन भी सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसमें देख लेंगे। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहल मुख्य रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी से जुड़ी है। और इसमें हम ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन ए है जिज्ञासा, बी है विज्ञान ज्योति, सी है किरण और डी है साथी। तो देख लेंगे इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी से इसमें से कौन सी पहल जुड़ी है। और ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि विज्ञान ज्योति। विज्ञान ज्योति योजना को देखें तो यह योजना जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई है। और इसका उद्देश्य जो है हाई स्कूल में मेधावी लड़कियों हेतु, जो भी लड़कियां हाई स्कूल में है, तो हाई स्कूल में जो भी मेधावी लड़कियां हैं उनके उनके लिए उनकी शिक्षा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी कि स्टेम को आगे बढ़ाने के लिए एक समान जो है कि परिस्थिति को लाना है, एक समान परिस्थितियाँ प्रदान करना है। और ये भी जो गाँव की पृष्ठभूमि की जो भी छात्राएँ हैं, उनको जो है कि विज्ञान के क्षेत्र में उनकी पसंद की नौकरी के लिए स्कूल के स्तर से ही उनकी जो भी आगे की पढ़ाई है, उनसे संबंधित योजना बनाने में ये योजना जो है कि वो मदद करती है और सहायता भी प्रदान करती है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अन्य ऑप्शन में देखें जिज्ञासा को, तो जो जिज्ञासा योजना है ये जो है कि एक छात्र वैज्ञानिक कनेक्ट कार्यक्रम है जो स्कूली छात्रों और वैज्ञानिकों को जोड़ता है। यानी ये जो है स्कूली छात्रों और वैज्ञानिकों को जोड़ता है ताकि छात्र जो हैं छात्र की कक्षा में सीखने की क्षमता को और भी अच्छा बनाया जा सके और भी योजनाबद्ध किया जा सके। तो इसमें जो ये हो गया जिज्ञासा। अन्य हम देख लेंगे साथी को, तो साथी जो है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने इसको जो है शुरू किया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा इसको
शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सही हो जाएगा कि महिलाओं की भागीदारी से कौन सी पहल जुड़ी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देख लेंगे। अगला है कि एमबी टैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें हम ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन ए है, यह एक पुनः लोड करने योग्य टैग है जिसे टोल स्वचालित जिससे टोल स्वचालित रूप से कटता है। बी कह रहा है कि ये एक ऐसा उपकरण है जो फास्टैग पर संग्रहित जानकारी को पढ़ने और कैप्चर करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। सी है, इसका उपयोग एक निश्चित क्षेत्र से उत्पन्न विशिष्ट गुणों वाली वस्तुओं की पहचान करने के लिए किया जाता है। और डी है, ये एक आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस है जो खराब होने वाले उत्पादों के आसपास के वास्तविक समय के तापमान को रिकॉर्ड करता है। तो एमबीटेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें हम देख लेंगे इस प्रश्न को। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि यह एक आईओटी डिवाइस है जो खराब होने वाले उत्पादों के आसपास के वास्तविक समय के तापमान को रिकॉर्ड करता है। जैसे कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एमबी टैग जो है ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि खराब होने वाले उत्पादों, टीकों, यहाँ तक कि जो भी शरीर के अंगों एवं खून के खून का जो ब्लड का जो है कि हमारे शरीर में जो परिवहन होता है उसके दौरान जो है कि अ, वास्तविक समय जो है कि परिवेश के तापमान को ये रिकॉर्ड करता है, और इसे जो है कि आईआईटी रोपड़ के द्वारा विकसित किया गया है। आईआईटी रोपड़ के द्वारा इसको विकसित किया गया है, यानी कि ये जो है कि पंजाब में है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि एमबी टैग जो है कि ये एक आईओटी डिवाइस है जो खराब होने वाले उत्पादों के आसपास के वास्तविक समय के तापमान को रिकॉर्ड करता है। अगला हम देखेंगे, अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि गैर अल्कोहल फैटी लीवर रोग इस संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही नहीं है? और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है कि यह राष्ट्रीय कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह और स्ट्रोक नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम में शामिल है। बी है कि सामान्य आबादी में एनएएफएलडी की व्यापकता मोटापे या पूर्व मधुमेह की स्थितियों पर निर्भर नहीं करती है। और सी है, उन्नत चरणों में जो है कि एनएएफएलडी गैर अल्कोहल स्टीटोहेपेटाइटिस का कारण बन सकता है। और डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें हम देख लेंगे कि गैर अल्कोहल फैटी लीवर रोग जो है उसके संबंध में इसमें से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसमें जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ये जो कह रहा है कि सामान्य आबादी में एनएएफएलडी की व्यापकता मोटापे या पूर्व मधुमेह की स्थितियों पर निर्भर नहीं करती है। तो ये जो ऑप्शन इसमें हो जाएगा ये सही नहीं होगा इसके संदर्भ में। देखेंगे महामारी विज्ञान के अध्ययन से जो है कि ये पता चला है कि एनएएफएलडी की व्यापकता भारत के लगभग 9% से जो है 9% से 32% लोगों में है, जो अधिक वजन वाले, मोटापे से ग्रस्त और मधुमेह या फिर जो भी प्री डायबिटीज है वाले लोग हैं उनमें अधिक है। तो ये कह रहा है कि इस पर निर्भर नहीं करती है, तो ये जो दूसरा कथन हो जाएगा इसके संबंध में सही नहीं है। बाकी अगर हम देखें तो गैर अल्कोहल फैटी लीवर रोग को, तो ये जो है कि फैटी लीवर के द्वितीयक कारणों में कि जो है कि जो भी द्वितीयक कारण है उनकी अनुपस्थिति में लीवर में फैट का जो है कि असामान्य संचयन है। जैसे कि हम देख सकते हैं ये कैसे हो सकता है, जैसे कि हानिकारक शराब का उपयोग कर लेने से या फिर वायरल हेपेटाइटिस से ये हो जाता है। अगर हम फैटी लीवर को देखें तो ये रोग तब होता है जब लीवर की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें बहुत अधिक जो है कि फैट जमा हो जाता है। तो ये तीनों कथन जो है कि इसके संबंध में जो है कि ये दोनों कथन जो है कि इसके संबंध में सही है, लेकिन जो बी हो जाएगा ये जो है जो है कि इसके संबंध में सही नहीं है, और इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन ये कह रहा है कि अग्नि-P को एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम यानी IGMDP के अंतर्गत विकसित किया गया है। और दूसरा है अग्नि-P यानी कि प्राइम अग्नि-P, इसमें P का मतलब है प्राइम, अग्नि श्रृंखला की सबसे लंबी मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता जो है कि 5000 किलोमीटर से अधिक है। और इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, और डी है ना तो 1 और ना ही 2। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी इसमें केवल जो पहला कथन है इसके संदर्भ में वही सही है। अग्नि P को देखें यानी अग्नि प्राइम को देखें तो ये जो है कि एक इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि IGM-DP के तहत जो है कि अग्नि वर्ग का एक नई पीढ़ी का जो है कि एक उन्नत संस्करण है और इसको इसके द्वारा विकसित किया गया है। इस प्रकार ये पहला जो ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा। दूसरा ये कह रहा है कि इसकी मारक जो क्षमता है ये 5000 किलोमीटर से अधिक है। तो अगर हम इसको देखें तो इसकी जो मारक क्षमता है वो 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में है। तो इसकी मारक क्षमता हम देख लेंगे तो 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच है। तो इस प्रकार ये जो दूसरा कथन हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम नेक्स्ट देख लेंगे। अगला जो है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है? और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। ए है थायमीन, बी है रेटिनॉल, सी है राइबोफ्लेविन और डी है नियोसिन। तो हम इसमें देख लेंगे विटामिन B1 को, तो इसको जो है कि थायमीन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अन्य ऑप्शन को भी हम देख लेंगे। अन्य ऑप्शन है जैसे कि रेटिनॉल, तो रेटिनॉल किसको कहते हैं? विटामिन ए को। उसी प्रकार राइबोफ्लेविन, तो राइबोफ्लेविन कहते हैं विटामिन B2 को। और नियोसिन को देख लेंगे तो नियासिन जो कहते हैं विटामिन B3 को कहते हैं। तो इस प्रकार हम देख लेंगे यानी कि विटामिन B1 यानी थायमीन, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन और विटामिन B3 नियासिन। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे माइल्जिक एन्सेफेलोमाइलाइटिस के रूप में भी जाना जाता है? या और इसमें हम नाम देख लेंगे। ए है डेंगू, बी है मंकी पॉक्स, सी है क्रोनिक फेटिंग सिंड्रोम और डी है हृदय रोग। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि क्रोनिक फेटिंग सिंड्रोम। तो देखिए क्रोनिक फेटिंग सिंड्रोम को जो है कि माइल्जिक एन्सेफेलोमाइलाइटिस के रूप में भी जाना जाता है। और यह जो है एक प्रकार से देखें तो ये जो है कि एक गंभीर और कमजोर कर देने वाली बीमारी है जो कि जो भी नर्वस सिस्टम होता है, जो भी तंत्रिका तंत्र होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली तथा शरीर में ऊर्जा उत्पादन तंत्र को जो है कि विशेषता ये प्रभावित करता है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला है मानव नेत्र के संबंध में ये प्रश्न है और ये कह रहा है कि मानव नेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा है कि पुतली जो होती है वो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। और तीसरा कह रहा है कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु अनंत दूरी पर होता है। और इसमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देख लेंगे। ए है केवल 1 और 3, बी है केवल 2, सी है केवल 3 और डी है 1, 2 और 3। तो देख लेंगे मानव नेत्र के संदर्भ में इसमें तीनों कथन सही हैं और ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला जो प्रश्न है कि जब यूरेनियम के नाभिक को न्यूट्रॉन के साथ बमबारी की जाती है तो यह लगभग 2 बड़े भाग में टूट जाता है और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है विकिरण, बी है संलयन, सी है विखंडन और डी है उत्सर्जन। तो देख लेंगे इसमें इसको क्या कहा जाता है। जब यूरेनियम के नाभिक को न्यूट्रॉन के साथ बमबारी की जाती है तो ये जब 2 बराबर भागों में टूट जा 2 बड़े भार में टूट जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि इस क्रिया को जो है कि विखंडन कहा जाता है।
नाभिकीय विखंडन को देखें तो नाभिक के विभाजन की प्रक्रिया यानी नाभिक के टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। और इस प्रकार हम देख लेंगे ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डीएनए के मूलभूत निर्माण खंड हैं। तो देख लेंगे डीएनए के मूलभूत निर्माण खंड है। ए है नाइट्रोजनी आधार फास्फोरस और राइबोज, बी है नाइट्रोजनी आधार सल्फर और डीऑक्सीराइबोज, तीसरा है नाइट्रोजनी आधार फास्फोरस और डीऑक्सीराइबोज और डी है नाइट्रोजनी आधार सल्फर और राइबोज। तो इसमें हम देख लेंगे कि डीएनए का जो निर्माण में जो मूलभूत खंड है वो कौन सा है। ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेंगे इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डीएनए को देखें तो डीएनए जो है कि सभी जीवित वस्तुओं में आनुवांशिक निर्देश देता है। यानी कि डीएनए को देखें तो मनुष्य के शरीर में डीएनए जो होता है ये वो गुणसूत्र होता है जिसके तहत जो है व्यक्ति जो है कि अपने परिवार के वंशज के बारे में भी बारे में जान सकते हैं। और डीएनए में ही जो है कि जेनेटिक गुण पाए जाते हैं। और मनुष्य के शरीर में अगर हम देखें तो एक डीएनए की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर डीएनए का फुल फॉर्म देखें तो ये जो है कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है इसकी फुल फॉर्म। और इसमें ये कह रहा है कि मूलभूत निर्माण खंड है तो इसमें देख लेंगे सी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी नाइट्रोजनी आधार फास्फोरस और डीऑक्सीराइबोज। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। आगे के प्रश्न अगली क्लास में डिस्कस होंगे। थैंक यू।